किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए देश भर के किसान मोदी सरकार की कर रहे हैं सराहना। किसान संगठनों से संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नकली खाद और उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा मध्य प्रदेश का निर्यात आंकड़ा। फार्मा इंजीनियरिंग और सोया के क्षेत्र में सबसे अधिक रहा निर्यात। तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होगी भारी वर्षा। समाचार अब विस्तार से। मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में देश भर से आए किसान संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों के हितों की रक्षा के संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए अभिनंदन और धन्यवाद अर्पित किया। पेश है ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मंगलवार का दिन किसान नेताओं के जमावड़े की वजह से विशेष रहा। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना धन्यवाद अर्पित किया। किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे न झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की हितों की रक्षा का अपना वचन पूरा निभाया है। पंजाब से आए किसान नेता कृपा सिंह नथुवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के हित में फैसला लिया है, जिससे पंजाब और देश के किसान चौड़ी हो गई। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी ने उस दिन हमें सब पता लगा मीडिया से, जो ये कठोर फैसला लिया है किसानों के हित में, तो पंजाब का और पूरे भारत का जो किसान है उसकी छाती आपकी तो 56 बोलते हैं, हमारी 56 से भी डबल होगी उस दिन। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में अटल संकल्प दिखाया है। भारत किसी कीमत पर अपने किसान, पशुपालकों, मछुआरों और किसान साथियों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। यह घोषणा न केवल करोड़ों अन्नदाता, पशुपालक एवं मत्स्य परिवारों के आत्मसात को दृढ़ करती है, बल्कि कृषि एवं ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता के लिए मजबूती प्रदान करती है। किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। हर किसान का दिल खुश हो गया जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसानों, मछुआरों और जो भी इस टीटी में शामिल जो सेक्टर हैं, पशुपालक हैं, किसी भी किसान के हितों से समझौता नहीं करूंगा। किसान संगठनों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नकली खाद और उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ सरकार जल्द ही नया कानून लाकर सख्त कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प को बल देते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द करना एक ऐतिहासिक निर्णय था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव राष्ट्रहित में मजबूत फैसले लिए हैं, जिनके प्रति देश आभारी है। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर खोल दो, क्यों तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारे लिए। एग्रीकल्चर, पशुपालन का क्षेत्र,
आज मैं हृदय से अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जो आपकी भावनाएं थी उन तक पहुंचाई हमने और प्रधानमंत्री ने तय किया और इसी मंच से कहा, इसी मंच से। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट सहित विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों के नेता उपस्थित रहे। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, DD न्यूज। भारत सरकार किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान लागू कर रही है। लोकसभा में कृषि से संबंधित सवाल के लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि इस योजना के घटक मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष के साथ साथ मूल्य घाटा भुगतान योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना है। PSS संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर तब चालू किया जाता है जब अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के बाजार मूल्य फसल कटाई की अवधि के दौरान अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाते हैं। इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य MSP पर खरीद सुनिश्चित करके किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाना है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी प्रयास का नतीजा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसे सितंबर 2020 में देश के मत्स्य पालकों और मछुआरों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मत्स्य पालन का क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के मछली पालकों और मछुआरा समुदाय के लिए एक बड़ी राहत और अवसर का जरिया बनकर उभरी है। मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर केंद्रित ये योजना सितंबर 2020 में देश के मत्स्य पालकों और मछुआरों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मत्स्य पालन न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। यही कारण है कि वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,703.67 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट रखा गया था। नीली क्रांति लाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। मंत्रालय का कहना है कि योजना के अंतर्गत मछुआरों और मछली पालन से जुड़े किसानों के लिए कई कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा, प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विकास शामिल है। योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र के मछुआरों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसमें मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता शामिल है। देश के तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं। इसके साथ ही नावों और जालों के प्रतिस्थापन, डीप सी फिशिंग में सहायता और फिशिंग बोट्स के लिए बीमा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी मत्स्य क्षेत्र से जोड़ दिया है। इन कार्डों के माध्यम से अब तक 3,214 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा क्रेडिट लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। गाजियाबाद के किसान मंजू कश्यप बताती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से काफी लाभ मिला है। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने फिर अपने मत्स्य विभाग गाजियाबाद से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे जाकर आवेदन किया, जो कि महिला को 60% सब्सिडी मिलती है और पुरुषों को लिए 40% मिलती है। जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं जो कि मतलब मछली पालन करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो मछली पालन सही तरह से कर पाए, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम किसानों को बढ़ावा दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार का कहना है कि जलीय स्तर में सुधार होने के साथ ही किसानों को इससे कई प्रकार के लाभ हो रहे हैं। हमारा जल संरक्षण और भूमि संरक्षण में भी यह योजना बहुत कारगर है, क्योंकि जो हमारा इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे जलीय
स्तर को विकसित करना है और उसको बढ़ावा देना है। तो हमारे जितने मछली पालन का कार्य अधिक होगा उतना ही हमारा जल स्तर अच्छा होगा, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा होगा। ये क्षेत्र हाशिए पर मौजूद और कमजोर समुदायों के 30 मिलियन से अधिक लोगों को अस्थायी आजीविका प्रदान करता है। मुनाफे की संभावनाओं को देखते हुए अधिक से अधिक किसान इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मत्स्य पालन का बढ़ता रुझान न केवल कृषि आधारित आय के नए रास्ते खोल रहा है, बल्कि ये क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा रहा है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में कृषि क्षेत्र के लिए एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली और व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफाइल मानचित्र जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की परिकल्पना है, जिससे देश में सुदृढ़ डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जा सके। इससे कृषक केंद्रित नवीन डिजिटल समाधान को बढ़ावा मिलेगा और सभी किसानों को समय पर फसल संबंधी विश्वसनीय जानकारी भी मिल सकेगी। मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपना निर्यात आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया है। राज्य ने इस वर्ष अब तक का सबसे ज्यादा 66,218 करोड़ का निर्यात किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। पेश है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अब सिर्फ हृदय प्रदेश नहीं बल्कि भारत के आर्थिक मानचित्र पर उभरता हुआ शक्ति प्रदेश भी बन चुका है। मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 2024-25 में नया इतिहास रच रहा है। मध्य प्रदेश ने 66,218 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ अब तक एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। ये उपलब्धि राज्य की मजबूती, योजना और उद्योगों की प्रगति को दर्शाती है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात में 6% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्केंडाइज एक्सपोर्ट में 66,218 करोड़ रुपए का योगदान है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में 4,038 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बढ़ने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का पॉजिटिव माहौल है, जिस तरह से सब चीज एक बेहतर की ओर, एक नई दिशा की ओर जा रही है, जिस तरह से नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश शीघ्र ही निर्यात जगत में और अधिक ऊंची पायदान पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग गुड्स और सोया आधारित कृषि उत्पाद मिलाकर मध्य प्रदेश ने विश्व बाजार के प्रतिमानों के अनुसार निर्यात रैंकिंग में बढ़ोतरी की है। निवेश मित्र औद्योगिक विकास की नीतियां, औद्योगिकरण का बढ़ता आधार मध्य प्रदेश का निर्यात बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली अधोसंरचना में बढ़ोतरी होना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होना भी प्रमुख कारण है। पिछले साल तक फार्मास्यूटिकल, एनिमल फीड, मशीनरी, एल्युमिनियम और टेक्सटाइल 5 ऐसे निर्यात सेक्टर थे जो प्रथम 5 निर्यातकों में शामिल थे। मुख्य रूप से बांग्लादेश, फ्रांस, यूएई और नीदरलैंड में मध्य प्रदेश को निर्यात का बड़ा मार्केट मिला है। फार्मास्यूटिकल और मशीनरी के निर्यात में मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मार्केट यूएस है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2024-25 में 11,968 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल्स, 6,062 रुपए के एनिमल फीड, 4,795 करोड़ रुपए के एल्युमिनियम, 4,656 करोड़ रुपए का निर्यात और 5,497 रुपए की मशीनरी का निर्यात हुआ। पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 में 37,692 करोड़ रुपए, 2020-21 में 47,959 करोड़ रुपए, 2020-21 में 58,407 करोड़ रुपए, 2022-23 में 65,878 करोड़ रुपए, 2023-24 में 65,255 करोड़ रुपए और 2024-25 में 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ है। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हुए निर्यात के आंकड़े भी शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से उद्योगों के लिए बनी नीतियों को आसान किया है, उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित किया है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस किया है।
मध्य प्रदेश में बने उत्पाद आज दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़ों को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। मौसम विभाग ने आज के लिए तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग का अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल और माहे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। वही बात हाजिर भाव की करें तो मंडियों में टमाटर के औसत भाव कुछ दिन पहले 2000 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर चल रहे थे, जिसमें अब खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई मंडियों में टमाटर के भाव 3 से 4000 प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। फिलहाल मंगलवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दामनगर मंडी में 11 अगस्त को टमाटर की कीमत थी 4800 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 600 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद टमाटर का भाव हो गया 4200 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर की कीमत में गिरावट देखने को मिली। यहाँ बीते सोमवार को टमाटर का भाव था 3000 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और टमाटर 2500 रुपए पर आ गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और टमाटर 11 और 12 अगस्त को 6500 रुपए पर बना रहा। पंजाब की मंडियों पर नजर डालें तो यहाँ मंगलवार को लुधियाना मंडी में टमाटर का दाम रहा 3000 रुपए। पटियाला मंडी में कीमत रही 6200 रुपए। जलालाबाद मंडी में टमाटर 3200 रुपए रहा, जबकि राज्य की ही खन्ना मंडी में इसके सौदे 2500 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में मसाले बेचने वाले बड़े देशों में से एक है और इनमें लाल मिर्च की मांग सबसे ज्यादा रहती है। भारतीय मसाला बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत से लाल मिर्च का निर्यात पिछले 4 सालों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़े देखें तो 2019-20 में 4,96,000 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ था। 2020-21 में ये बढ़कर 6,49,815 टन हो गया। 2021-22 में गिरावट आई और निर्यात घटकर 5,57,144 टन रह गया। 2022-23 में ये और घटकर 5,16,177 टन पर आ गया। 2023-24 में सुधार हुआ और 84,960 टन बढ़कर निर्यात 6,01,084 टन तक जा पहुंचा। अब 2024-25 में ये आंकड़ा 7,15,506 टन हो गया, जो पिछले साल से 1,14,422 टन ज्यादा है। देश में लाल मिर्च की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होती है, जहां से करीब 80% उत्पादन मिलता है। लाल मिर्च की आवक तमिलनाडु की मंडियों में इन दिनों ज्यादा देखने को मिल रही है। मंगलवार को यहां की अम्बुतर मंडी में 11 अगस्त को लाल मिर्च का भाव रहा 20,000 रुपए। 12 अगस्त को इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। लाल मिर्च 20,000 रुपए पर बनी रही।
इसी तरह राज्य की ही अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। लाल मिर्च 11 और 12 अगस्त को 20,000 रुपए पर बिकी। लाल मिर्च के भाव में स्थिरता का सिलसिला नमक्कल मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ बीते सोमवार को लाल मिर्च 16,000 रुपए पर बिकी। मंगलवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 16,000 रुपए पर बने रहे। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान वर्षा की संभावना के चलते धान की सिंचाई फिलहाल स्थगित कर दें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्का, दलहन और सब्जियों के खेतों में पानी जमा ना होने दें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में किसान प्याज की बुवाई शुरू कर दें। यहाँ के किसान मक्के के खेतों में पानी जमा ना होने दें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में इस समय फूल गोभी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान साथ ही कपास और मिर्च के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान खीरे की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। वहीं हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में किसान कपास के खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहाँ के पूर्वी इलाकों में किसान कपास और बाजरा की सिंचाई फिलहाल रोक दें और इनके खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। राजधानी दिल्ली में इस समय बैंगन, मिर्च, प्याज और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहाँ इस मौसम में ग्वार, मूली, सेम, पालक, चौलाई और भिंडी की बुवाई भी की जा सकती है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय इलाकों के किसान इस मौसम में मिर्च, बैंगन और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण कर लें। राजस्थान में ही अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में इस समय खीरा, लौकी, तोरई, करेला और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। गुजरात के भाल और तटीय इलाकों में किसान धान, मिर्च, टमाटर और बैंगन की बुवाई कर लें। यहाँ के दक्षिणी गुजरात इलाकों में किसान गन्ने को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ इस समय अरहर की बुवाई की जा सकती है। दक्षिणी गुजरात में ही किसान भिंडी की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बिहार विधान
विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सियासी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु संघ भी दलील रख रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल के आवास पर छापा मारा है। ये छापे कर्नाटक, गोवा और मुंबई में जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर यह आदेश पारित किया। धनखड़ ने सुशील को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से मार्च में दी गई जमानत के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो ने लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।